Dear friends, today we will discuss the concept of the principles of management from 12th class perspective. In today's discussion, we will cover the general meaning of the management principle, that is concept of management principle, and we will cover the nature of management principle and significance of management principle. Before proceeding, let's understand what is the general meaning of principle. ये principle क्या चीज होती है? प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं इंटेंशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ बिलीफ और अ बिहेवियर। मीन्स ये मैंने इंग्लिश की लाइन लिख दी, आप अगर इसको एक एग्जांपल से कोलेट करना चाहो तो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचिंग प्रिंसिपल इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेन नॉलेज एंड बिकम लर्नर। मीन्स दे शुड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो माई बिहेवियर ऑफ टीचिंग विल बी कीपिंग इन माइंड दिस प्रिंसिपल। It means my behavior, my action is governed by what I have intended to do. तो प्रिंसिपल का मतलब आपने एक सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर, आपका एक्शन गवर्न करेगा। ये जनरल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। आप इसको किसी भी चीज में कोरिलेट कर लीजिए तो प्रिंसिपल का मतलब ये होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैं आपको एक चीज और बताता हूं। पहले मैनेजमेंट का अगर हम जनरल मतलब देखें, मैनेजमेंट में देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन ह्यूमन एलिमेंट, एंड व्हेनेवर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, द प्रिंसिपल फॉर मैनेजमेंट ऑफ देम कैन नॉट बी ओरिजिन। अभी हम इस चीज को यहाँ पे समझेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है उसका पहला एक फीचर क्या आ रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मीन्स यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज करा है? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल साइंस की तरह आपका बिल्कुल अचूक है कि एप्लीकेबल होगा ही होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। In management, there is a one principle that authority of an employee and responsibility of an employee should be balanced. It means एम्प्लॉय को अथॉरिटी उतनी देनी चाहिए जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वाइस वर्सा जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है उतनी ही अथॉरिटी देनी चाहिए। उससे अगर ये चीज प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, क्या रेपरकशन आएगा? Excess authority will lead to misuse of authority, and excess responsibility without adequate authority will not give result. एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आपको 50 करोड़ की सेल अचीव करनी है इन अ मंथ। ये हमने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। हमने उसको साथ में एक अथॉरिटी दे दी कि यू कैन डू द सेल्स एट एनी मार्जिन, सिर्फ 1% मार्जिन, 2% मार्जिन। नाउ व्हाट विल हैपन? इन ऑर्डर टू achieve, in order to fulfill his responsibility, an employee will misuse the authority। means उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 करोड़ की है तो वो चाहेगा कि मैं जल्दी जल्दी सेल करूं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, वो मिनिमम मार्जिन पे गुड्स बेचना चाहेगा। उस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, बट फॉर अ मैनेजमेंट एज अ होल, फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी। तो मीन्स हमको उसको अथॉरिटी देनी चाहिए कि भाई आपको क्या कहते हैं, जो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 करोड़ की दी गई है तो आपको अथॉरिटी भी इस सेंस में दी जा रही है कि आपको टारगेट अचीव करना है, ensuring that there should be some minimum level of profits. The management principle is a broad and general guidelines for decision making and behavior. तो यहाँ पे जब भी एक एम्प्लॉय को हम ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो फॉर अ मैनेजर ही शुड बी अवेयर दैट हिज सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस। आगे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ प्योर साइंस। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में एक प्रिंसिपल है आपका एवोपरेशन कॉज कूलिंग। ये साइंस का एक प्रिंसिपल है कि जब भी एवोपरेशन होगी कूलिंग होगी। अब मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल साइंस में कहीं भी अप्लाई होगा। आप जो गर्मियों में कूलर यूज करते हैं उसमें भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मीन्स जो कूलर कंपनी है वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कूलर बना रही है। But management principles are not rigid as a principle of pure science. Why? Because they deal with the human behavior and these are to be applied creatively given the demands of situation.
अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय शुड बी बैलेंस्ड। अब सपोज कंपनी ने न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करे हैं एंड दे वांट टू जज द मैनेजमेंट स्किल ऑफ दैट न्यू एम्प्लॉय। उन्होंने इनिशियली क्या करा, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एज कंपेयर टू अथॉरिटी टू अंडरस्टैंड हाउ दे परफॉर्म इन एन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऊपर बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस, बट नाउ टू जज द मैनेजमेंट स्किल ऑफ न्यू एम्प्लॉय this principle authority and responsibility should be balanced has been modified. So hence the management principles are not rigid as principle of pure science. आगे बढ़ते हैं। Derivation of this principle, derivation means creation of this principle is said to be the matter of science and their creative application may be regarded as an art. इसका क्या मतलब हुआ? Scientific principles are derived through observation and experiment. सेम इज विद द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मीन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो कैसे डिराइव होते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल न्यूटन ऑब्जर्व दैट सेब गिर रहा है, तो न्यूटन ऑब्जर्व दैट व्हाई एप्पल इज फॉलिंग बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटी इन द अर्थ। दिस एन ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट कर करके साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बनाए। जैसे मैंने बोला, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा एवोपरेशन कॉज कूलिंग, वो एक प्रिंसिपल डेवलप करा। सेम इज विद द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। अब इट वाज ऑब्जर्व दैट बाय डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिफरेंट यूनिट्स एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इज इंप्रूव। मींस अगर एक काम जो है, एक एम्प्लॉय एक काम जो है उसको अगर हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय वो काम हम 3 डिफरेंट एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू द इम्प्रूव एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, एक सीए है, उस सीए को काम दिया गया अभी कि आपको बैलेंस शीट भी फाइनलाइज करनी है, आपको इनकम टैक्स का काम भी देखना है, आपको जीएसटी का काम भी देखना है। अब नाउ ये काम सीए कर सकता है, but now in present scenario the drafting of balance sheet is not an easy thing and the income tax and GST legislation is also become complicated. तो if हम मैनेजमेंट डिसाइड कि भाई बैलेंस शीट एक अलग सीए का काम हो गया और इनकम टैक्स जीएसटी हमने एक अलग सीए को दे दिया, now in this scenario there will be the improved compliance of the this income tax GST and the balance sheet compilation will be early and as per the legal legislation. तो ऑब्जर्वेशन मेथड से हमने ये डिवीजन ऑफ लेबर का एक प्रिंसिपल डेवलप करा। एक्सपेरिमेंट मेथड से, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 यूनिट्स, वन यूनिट इन्वॉल्विंग 1 सुपीरियर एंड 1 सबऑर्डिनेट and other unit involving 2 superiors and 1 subordinate. It was found that unit having 1 superior and 1 subordinate perform better. As a result, it lead to formation of principle of unity of command. ये हम जितने प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, it will be discussed later on. तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक सुपीरियर को अकाउंटेबल हो, वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी अकाउंटेबल टू 2 सुपीरियर्स। जनरल प्रिंसिपल, अगर एक एम्प्लॉय जो है he is responsible to X and he is also responsible to Y, what will happen in this process, employee will not be able to perform well as he is getting direction from the 2 superiors. अब यहाँ पे आता है डेरिवेशन, तो मैटर ऑफ साइंस हो गया, क्रिएटिव एप्लीकेशन रिगार्डिंग एन आर्ट। अब हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली एंड वेयर एवर देयर इज अ क्रिएटिवली देयर इज अ, it's called an art. For example, we say cooking is an art because there are different ways we can cook the food. Similarly, the application of management principle is regarded as an art. How to apply this principle in a given situation is an art. तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है डेरिवेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल मे बी सेड टू बी द मैटर ऑफ साइंस एंड देयर क्रिएटिव एप्लीकेशन मे बी रिगार्डेड एज एन आर्ट। मैनेजमेंट फंक्शंस, ये मैनेजमेंट फंक्शंस है जिनका सेपरेट चैप्टर है, दैट विल स्टडी लेटर ऑन। आर एक्शंस टू बी टेकन व्हाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। प्रिंसिपल हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। मींस मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
Now, while carrying on these management functions, the manager has to keep in mind the principles of management. Example से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अभी हमने समझा there is a principle of unity of command which provide that employees shall be accountable to single superior. Now, while performing staffing function क्या होता है? Where we put the different employees for the different roles. Now, while performing the staffing function means while dividing the role of the manager, sub-manager, the management will keep in mind this unity of command principle to get a efficiency. Hence, the concept of management principle आपको समझ में आएगा. It's a broad and general guidelines, not rigid. Derivation of this principle is a matter of science, and their creative application is regarded as art. Management functions are action to be taken, and principles of management helps while performing these principles. Now, एक छोटा सा concept समझते हैं. What's the difference between the principle, technique, and value? Principle are guidelines for actions and decisions. Techniques are procedure or method which involve series of steps to be taken to accomplish the desired goal. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा प्रिंसिपल पढ़ाने का ये है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चों की नॉलेज बने, दे बिकम मोर लर्नर. टेक्निक अब मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स. दीज आर टेक्निक्स. एंड व्हाट आर द वैल्यूज? वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी फॉर्म थ्रू कॉमन प्रैक्टिसेस. मीन्स वैल्यूज हम जनरल बात करें कि फॉर आवर वैल्यू कि we should not be corrupt, we should be honest to our profession. These are general values, whereas the principle of management are formed after research and in work situation. So values are also keep in mind while performing the management of function. तो तीन चीजों में जस्ट ब्रॉडली छोटा सा डिस्कशन था, डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल, टेक्निक एंड वैल्यूज. नाउ कम्स द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए एक बात बोली जाती है, इट्स अ यूनिवर्सल, इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है किसी टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर बिजनेस, नॉन बिजनेस मीन्स एनजीओ, स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्मॉल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस द सर्विस सेक्टर. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू each type of organization. However, the extent of their applicability would vary with the nature of organization, business activity and scale of operations. हम सिंपल सी बात करते हैं. अभी हमने बोला यूनिटी ऑफ कमांड है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो who cannot afford to be have the means यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ. दूसरा एग्जांपल देते हैं. एक प्रिंसिपल और है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि फॉर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क देयर शुड बी वन टॉप मैनेजर who should give direction to the different employees performing in that type of work. ना एक छोटा सा मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग, जो मान लीजिए एक तो टीवी बना रहा है और एक मान लीजिए मोबाइल बना रहा है. नॉट टीवी टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. मैंने एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ. अब यहाँ पे प्रिंसिपली देयर शुड बी अ डिफरेंट सीईओ फॉर टीवी एंड डिफरेंट सीईओ फॉर मोबाइल बिजनेस. बट ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, who cannot afford to सीईओ, उस केस में यहाँ पे एक सीईओ को दो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं. मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैन बी मॉडिफाइड बट इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. मीन्स डायरेक्शन तो एक ही आदमी से आ रही है. जनरल गाइडलाइंस जो हमने ऊपर पढ़ा, दिस प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू दी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. मीन्स कूलिंग के लिए हमने बात करी थी भाई, कूलर का प्रिंसिपल क्या है, गर्मी हो रही है, लू चलती है तो एक चीज हो गई भाई, कूलर बनाते हैं, पानी सूखेगा, कूलिंग होगी, फैन उस कूलिंग को थ्रो करेगा, ठंडक हो जाएगी. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जस्ट गाइडलाइंस दैट डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम, because real business situations are very complex and dynamic and many factors involved, basically human factors.
एग्जाम्पल बिल्ड करते समझते हैं। देर इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन whereby it suggested that instead of keeping all decision making power and authority with one person at the top, it should be transferred, delegated to more than one person, and it will lead to faster decision making. एक प्रिंसिपल ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का कहता है। अब अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी एम्प्लॉइज डू नॉट हैव अ सफिशिएंट कैलिबर, उस केस में मैनेजमेंट में फील कि भाई ये प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे तो डिसीजन मेकिंग मे नॉट बी करेक्ट। इफ फॉर सम रीजन मैनेजर्स लैकिंग डिसीजन मेकिंग ऑन क्रिटिकल मैटर, एन अथॉरिटी मे बी रिटेन विद द टॉप मैनेजमेंट टू एंश्योर स्पीडी डिसीजन। तो मीन्स कहने का मतलब है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे हमको बात कर रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल मैंने बिल्ड करने की कोशिश करी है कि डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को फास्टर डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे को डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्ट करनी है सेंट्रलाइजेशन? नाउ दिस सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन दी this say caliber of the employee, efficiency of the employee. So hence the management principle are general guidelines that do not provide solutions in all cases. Formed by practice and experimentation, the principle of management are formed by experience and the collective wisdom of the management as well as the experimentation. For example समझाता हूँ आपको, discipline among employee is essential for goal achievement. Discipline in the sense at what time they will come, at what time they will have a lunch, at what time they will depart, what work they will daily do. These are all comes under the discipline among the employees. अब एक प्रिंसिपल है, एक कॉन्सेप्ट है ऑन द अदर एंड, इन ऑर्डर टू रेमेडी करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ फैटिकनेस ऑफ द वर्कर, थकावट ऑफ द वर्कर, experiment may be considered to see the effect of improvement of physical conditions to reduce stress. मीन्स एक वर्कर है, एक ऑफिस में काम कर रहा है, अब ऑफिस में काम कर रहा है, उसका डिसिप्लिन है कि भाई उसको सुबह आना है, शाम को 7 बजे जाना है, 2 बजे लंच करना है। अब हमने देखा कि वर्कर काम तो कर रहा है बट डे बाय डे उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। तो वी अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो वी अंडरस्टैंड कि जो जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है देर इज अ मीन्स वेंटिलेशन कम है, ही इज नॉट गेटिंग द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करा गया कि अगर वहाँ पे कुछ वेंटिलेशन इन्वॉल्व की जाए, कुछ वहाँ पे एसी कूलिंग इन्वॉल्व की जाए, क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना? उसको करने के बाद ये समझ में आया यस उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम उसका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए पहले लंच उसको हम 30 मिनट्स के लिए देते थे, 2 to 2:30, अब टू इंक्रीज हिज एफिशिएंसी मोर हमने एक्सपेरिमेंट करा कि अब उसको हम 15 मिनट का लंच ब्रेक बढ़ा देते। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड दे आर इवॉल्विंग। जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करा जाता है एंड फर्दर इंप्रूव करा जाता है। मेनली बिहेवियरल, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दस बिहेवियरल इन नेचर। वो एग्जांपल लेते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा कि अगर हम मैनेजर को ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे इट विल लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और अगर हम उसको एक्सेस अथॉरिटी दे देंगे ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। तो बाय दिस प्रिंसिपल what we are doing, we are trying to influence the behavior of management. He should perform in a disciplined manner, he should not misuse authority, and he should be able to achieve the target. So hence is principle means authority and responsibility principle, we aim at modifying, we aim at influencing the behavior of human being. Thus management principles are mainly behavioral in nature. कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज एंड अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या रिजल्ट आएगा, दैट्स अ कॉज। मीन्स एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको बोला जाता है कॉज। मीन्स हम कुछ भी कर रहे हैं उसका अफेक्ट क्या आ रहा है। तो दस दे टेल अस, मीन्स दिस कॉन्सेप्ट टेल अस इफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल
is applied in a particular situation, what will be its likely effect? For example, there is a management principle, harmony, not discord, which provide that management should share the gains of the company with the worker. At the same time, workers should work hard and willing to embrace change का मतलब accept the change for good of the company. तो harmony not discord का मतलब है there should be cooperation between the management and employee. The application of this principle will obviously cause prosperity for both the party, because अगर workers जो है if they are thinking कि they perform well, मैनेजमेंट उनको रिवॉर्ड देगी. मैनेजमेंट सोचती है कि अगर हम वर्कर्स को रिवॉर्ड देंगे दे विल परफॉर्म मोर बेटर. तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली दोनों साइड को फायदा होगा. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लेस परफेक्ट. अब यहाँ पे समझाता हूँ. यहाँ पे एग्जाम्पल में अब ये मैं क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये एग्जाम्पल से यहाँ समझाना चाह रहा हूँ. नाउ देर इज अ नो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट. मीन्स एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की वेजेस इंक्रीज कर दी टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय कि मैं एम्प्लॉय विल वर्क बेटर एंड देयर विल बी इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन अ सेल्स. ऑन द अदर हैंड वर्कर्स टेक इट एज देयर राइट कि भाई हमें तो बढ़ी हुई तनख्वाह मिल गई, ये हमारा राइट है. दे डू नॉट टेक इट एज देयर अकाउंटेबिलिटी कि वी शुड परफॉर्म वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हेंस हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में देर एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना, एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जहाँ भी ह्यूमन बिहेवियर है. बट और हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम दूसरी बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन की, कि अगर हम एम्प्लॉय को अथॉरिटी देते हैं टू टेक डिसीजंस, मीन्स सारे डिसीजंस मेकिंग पावर डू नॉट रिटेन टू द टॉप, what will happen? It will lead to the faster decision making, and wherever there is a faster decision making, obviously there will the better result. तो यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो हमारा प्रिंसिपल है, अगर हम वो फॉलो करेंगे देयर विल डेफिनेटली बी द फास्टर डिसीजन मेकिंग. हेंस द कॉज इज द डिसेंट्रलाइजेशन एंड द अफेक्ट इज अ फास्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर रिजल्ट्स. बट दिस यहाँ पे हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकालना मुश्किल है. फॉर एग्जांपल साइंस में हम बोलते हैं कि भाई अगर ये हमने चीज बनाई तो क्या निकल के आएगा? H2O. नाउ ये प्रिंसिपल जो है, ये फॉर्मूला है, नाउ इट विल always give the H2O whatever is situation, but this does not hold true in case of management principle because they are basically dealing with the human behavior. Contingent. The application of principle is contingent or dependent upon a prevailing situation at a particular point of time. हमने जो ऊपर भी डिस्कस करा था ये चीज दोबारा आ रही है, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन is determined by multiple factors. They include contribution of employee to the production, paying capacity of the employer, and also prevailing wage rate. Means एक सिंपल प्रिंसिपल बना दिया गया, भैया एम्प्लॉय को फेयर वेज मिलनी चाहिए. ठीक है भाई, फेयर वेज मिलनी चाहिए, बट फेयर का कोई बेंचमार्क नहीं है. वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर कैपेसिटी, व्हाट द एग्जिस्टिंग वेज रेट इन एन इकोनॉमी, एंड हाउ मच एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दे आर जनरल गाइडलाइंस, दे डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, दे आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दे आर मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड कंटीजेंट. तो मैंने यहाँ पे कोशिश पूरी करी है कि मैं आपको एक एक चीज एक एग्जाम्पल से समझा सकूं, जो मीन्स मेरा जो प्रिंसिपल है टू इम्पार्ट नॉलेज टू मेक स्टूडेंट्स लर्नर. तो जब भी होगा कि जब हम एक चीज को समझे, उसको इंटरेस्ट ले और उसके बारे में हम थॉट दे सके कि क्या चीज है. आगे बढ़ते हैं. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द
principles of management. Significance of principle of management: providing manager with useful insight into reality. They provide manager with the useful insight into real world situations, will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situation and circumstances. Means अगर एक manager who has done MBA and who is well versed with all the management principles, तो उसको एक बेसिक आइडिया तो होगा कि जब वो रियल लाइफ सिचुएशन में जॉब करेगा, तो बिकॉज जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है दे हैव बीन डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन इन अ रियल सिचुएशंस, तो वही उसको जब पढ़ाया जाता है उसकी चीज़ के, तो उसको एक आइडिया होता है कि भैया अगर मैं मैनेज करूँगा तो मुझे उस सिचुएशन में व्हाट वुड बी दी बेस्ट प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमने उसने जब मैनेजर ने एमबीए करा होगा या आगे कुछ और स्टडी करी होगी, उसे एक प्रिंसिपल समझाया गया होगा डिसेंट्रलाइजेशन। कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली अगर आप petty decision making, petty means small decision making, if you delegate to the your juniors and the critical decision making is confined to yourself, it will lead to the faster decision making and it will produce better results. अब ये मैनेजर को प्रिंसिपल समझाया गया, उसको इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स भी बताए गए होंगे। अब जब वो एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में आया तो कीपिंग हिज नॉलेज इन माइंड, उसने अकॉर्डिंगली जो रूटीन डिसीजन मेकिंग थी वो सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दी एंड अपने पास वही अथॉरिटी वही डिसीजन मेकिंग पावर रखी विच इज एक्सेप्शनल एंड विच रिक्वायर्ड हिज एक्सपर्टाइज। तो ये जो प्रिंसिपल है ये उसने सिर्फ एक बुक में पढ़ा, सिचुएशन में पढ़ा। अब जब रियल लाइफ में आया तो अकॉर्डिंगली ही अप्लाइड द प्रिंसिपल क्रिएटिवली। यहाँ पे उसकी आर्ट है कि ये प्रिंसिपल उसको किस तरीके से मैनेजमेंट में अप्लाई करना है, इसलिए हमने बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ concept of art. तो मैनेजर प्रोवाइड मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और ह्यूमन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उस रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। अब हमने ऊपर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो उसमें मैनेजर जो है कीपिंग दैट प्रिंसिपल्स इन माइंड, ही कैन सी कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा व्हाट विल बी द लाइकली अफेक्ट। तो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे एग्जांपल लेते हैं डिसीजन मेकिंग का, अगर वो डिसेंट्रलाइज नहीं करता एंड ही कीप ऑल द पावर्स विद हिमसेल्फ, व्हाट विल हैपन, ही विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू ईच एंड एवरीथिंग, hence there will be delayed decision making, organization will suffer and there will be less amount of sales. तो keeping in this mind उसने ये principle delegation का, decentralization का follow करा and accordingly what happens, employees are betterly used, resources are betterly used and the wastage associated with trial and error approach is reduced. Trial and error approach always is a waste, is always involve cost and time. For example, कोई भी कंपनी मेडिसिन बनाती है तो पहले रिसर्च करती है, इट्स बेसिकली ट्रायल एंड एरर। तो अगर आप मैनेज करते हुए भी हर जगह ट्रायल एंड एरर अप्रोच करोगे तो देयर विल ऑलवेज बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, effective administration. Effective administration of business require that business process and systems be given priority over discretion of management. मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप बिजनेस में सिस्टम्स एस्टेब्लिश करो, आप सिस्टम बिजनेस में प्रोसेस एस्टेब्लिश करो एंड थिंग्स शुड बी ड्रिवन, थिंग्स शुड बी गॉन एज पर द सिस्टम एंड प्रोसेस, इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द इंडिविजुअल डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजर। एग्जाम्पल समझाता हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर दैट एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू वन सुपीरियर। A senior manager in order to get a control over a business means अपनी ego fulfill करने के लिए may require employee to report his superior in a scalar chain in a hierarchy and also to report it. But अगर senior management ने एक principle establish कर दिया है कि भैया there should be unity of command, then manager cannot
use his discretion to overcome to bypass this principle. The principle of management limit the boundary of managerial discretion so that their decision may be free from personal prejudice and the bias. ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सीनियर मैनेजमेंट ने एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर दिया है, देन सब मैनेजर्स डाउन द लेवल विल नॉट हैव अ पावर to overcome that, and then in this case there will be effective administration. Scientific decision making again, this decision making should not be based on the personal discretion, personal bias. Decision must be based on facts, thoughtful and justifiable in terms of intended purpose. They must be timely, realistic and subject to measurement and evaluation. Means this is a scientific thing of decision making. कि आपको प्रॉब्लम की फैक्ट समझने हैं, आपको समझना है कि आप जो एक्शन लेंगे उससे क्या पर्पस अचीव होगा, क्या जो पर्पस अचीव होगा आप उसको मेजर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग. दे एम्फेसाइज लॉजिक rather than blind faith. Management principle taken on the basis of these principles are free from bias and prejudice. Means कहने का मतलब हो रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स helps in basically taking the scientific decisions. और जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो रियल लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके बनाए गए, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन रियलिटी अ मैनेजर कैन अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स टू अराइव एट द solution to the problem. Meeting changing environment requirement. Although principles are general guidelines, but they are modified and as such help manager to meet the requirement of the environment. For example, management principle कहता है division of work और specialization. मीन्स आपका जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है आप उसके टुकड़े कर दो और उस टुकड़े के अकॉर्डिंग जो भी वो एम्प्लॉय उसके लिए कैपेबल है उसको डेप्यूट करके वो काम कर दो. ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलता है. अब ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, प्रॉफिट जनरेट करना. अब यहाँ पे अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय रखते जाते हैं तो क्या होगा, बेसिकली देयर विल बी इंक्रीज इन अ कॉस्ट. नाउ इस प्रिंसिपल को स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क को मॉडिफाई किस तरह से कर दिया गया. इन मॉडर्न टाइम दिस प्रिंसिपल हैज बीन मॉडिफाइड एक्सटेंडेड टू द एंटायर बिजनेस. मीन्स यहाँ पे हमने ये देखा, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है विच इज मैन्युफैक्चरिंग दी कार. नाउ व्हाट इट डिड, कार तो खुद बना रही है बट उन्होंने जो सर्विस का उन्होंने जो एग्जांपल लेता हूँ से इसमें एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लूँ से इस कार ने फैक्ट्री में सिक्योरिटी सर्विसेज, फैक्ट्री में सिक्योरिटी सर्विस लगती है. नाउ इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फंक्शन. अब एक ऑप्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन कीप एन एम्प्लॉय टू कैरी ऑन सिक्योरिटी फंक्शन, but this is not the core function of this company. Hence what the company can do, company can outsource this activity to an organization which is specialized in carrying on security services. Now इससे क्या पर्पस अचीव होगा कि जो कंपनी ये ऑलरेडी काम कर रही है इनकी इसमें कोर कॉम्पिटेंसी है, वो बेटर सर्विस दे सकते हैं एट अ रिड्यूस कॉस्ट. Hence the management principle of division of work and specialization has been modified to meeting changing environment requirement. Changing environment requirement क्या है? Now in a competitive environment there is a pressing need to reduce the cost and increase the profits. Now division of work or specialization का principle to increase the productivity, but keeping an employee, all the employee on their company payroll will increase the cost, and but outsourcing will reduce the cost and give the better results. Fulfilling social responsibility. Management theory and management principles have been involved in response to the demands of the actual reality. अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है नॉर्मल कि एम्प्लॉय को फेयर वेज मिलनी चाहिए. नो इन अ प्रेजेंट सिनेरियो
एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, इट ऑल्सो ओज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस सोसाइटी। वाई एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, कार कंपनी है, एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रोसेस से व्हाट इज हैपनिंग टू द एनवायरनमेंट, it's creating the noise pollution, it creating the air pollution, it might be creating the water pollution. now वो employees को handsome wages दे रही है, but what step means, कहने का मतलब वो जो environment degrade कर रही है, वो environment degradation की वजह से it's a responsibility of an organization to fulfill their social moral responsibility. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन एक्सटेंडेड नॉट टू ओनली एम्प्लॉइज बट टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर, care for the environment, fair dealing with the business associates. Means in a present competitive environment, you cannot operate unless you think of the value to the customer. Management में एक principle all है, customer is a king. So in a competitive environment, it's your responsibility, it's the concept of equity. Provide that you should provide value to the customer means the best product, best service is at a minimum price. You need to care for the environment. Means if you are degrading the environment, you need to take care how you can reduce the degradation, or how you can means take care of the environment. Fair dealing with business associates, ये आपके कौन आ गए? आपके वेंडर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, से आपके बैंकर्स आ गए, सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए, तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू, हेंस यू शुड डील विद देम फेयरली। ऐसा नहीं है कि यू press the vendors to provide the material at the cheapest cost, because vendor भी काम कर रहा है, उसको भी profitability मैनेज करनी है, तो you should ensure that भाई he should also be in position to earn a fair amount of profit. अगर वो profit नहीं कमाएगा, what will happen in the long term? He will close down his business, and this business may not get the required material. Hence the fulfilling social responsibility means management principle has been extended not internally but to the externally. Management training, education and research. Principles of management are at the core of the management theory. These principles are used as a basis for management training and education, जो हमने ऊपर पढ़ा था. Means management principles ही एक ग्रेजुएट को या पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाए जाते हैं, so that he can understand how to apply this principle in a real life situation. तो ये है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने चैप्टर में 3 चीज़ें कवर करी। व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ, व्हाट द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फिर हमने करा फिर हमने करा नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एंड देन वी डिड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विद एन एग्जाम्पल। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, एंड आई विल कम मोर discussions on the different part of the management for 12 perspective. Thank you.